हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं 3 आईटी कंपनीज के बारे में। आईटी कंपनीज पिछले 1 ईयर से अंडर प्रेशर हैं। और अंडर प्रेशर होने का सिंपल सा रीज़न जो स्टार्टिंग में बना था वो ग्लोबल थोड़ा सा जो ग्रोथ है, ग्लोबली जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी ट्रिम डाउन हुई थी, थोड़ी सी कम हुई थी। और इसी बीच में जर्मनी के जीडीपी ग्रोथ एक्चुअल में थोड़ा सा नेगेटिव में आई थी। दैट वाज इन पॉइंट्स 0.1% और 0.2% के आसपास नेगेटिव हुआ था। तो ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो थोड़ा सा डाउन था। और इसका ग्लोबल सिनेरियो डाउन होने का एक मेन रीजन यहाँ पर बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन भी था, जो आज की डेट में यहाँ पर रुकता हुआ नजर आता है। और जो अमेरिका का फेडरल बैंक है या फिर जो बाकी कंट्रीज के फेडरल बैंक है, इंक्लूडिंग आरबीआई ऑफ इंडिया, वैसे आरबीआई में ऑफ इंडिया अपने आप से आता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर सभी ने इन्फ्लेशन के रुकते हुए जो इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ा रहे थे उसको थोड़ा सा रोका हुआ है। और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले टाइम में, अब क्योंकि इन्फ्लेशन डाउन है, तो शायद यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट भी होना शुरू हो जाए। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होता है, ऐसे में वापस से ग्रोथ का मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। और कंपनीज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना बंद कर देती हैं, वो वापस से रीस्टार्ट कर देती हैं। तो ऐसे में इस बात का जब ये रिस्टार्ट कर देती हैं तो मीन्स आईटी कंपनीज को फिर से नया बिजनेस मिलना शुरू हो जाता है। वैसे पिछले 1 साल में भी आईटी कंपनीज को ऐसा नहीं है कि नया बिजनेस नहीं मिला, लेकिन फिर भी ओवरऑल सिनेरियो थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहता है, लेकिन वो सिचुएशन ठीक होती नजर आती है। अब ऐसे में जब किसी सेक्टर को लेकर सिचुएशन ठीक होती हुई नजर आए और यहाँ पर जो मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं उसमें एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट भी नजर आए, चाहे वो फिर टीसीएस है, चाहे एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, चाहे वो इन्फोसिस है, इस तरह की कंपनीज जब ऊपर चलती हुई नजर आए, तो ऐसे में जो बाकी कंपनीज हैं जहां पर अभी चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, वहां पर ट्रेड करना थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक समझदारी वाली बात रहती है, क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो चेंज हो रहा है और कंपनीज अच्छी हैं और कंपनीज में टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स भी बन रहे हैं। तो मैं आज यहाँ पर 3 कंपनीज के बारे में बात करने वाला हूँ जिनमें अभी टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं। और उनकी एक बार हम फाइनेंशियल्स में ये भी चेक कर लेंगे कि आज तक की सबसे अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो हैं या नहीं। क्योंकि अगर हाईएस्ट एवर ट्रेलिंग 12 मंथ्स के यहाँ पर नंबर्स हैं, तो इट मीन्स कंपनी वाइज, फाइनेंशियल वाइज किसी तरह की दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेक्टर की प्रॉब्लम थी। और वापस से जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनते हुए यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता है, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस एक ड्यू टाइम में वो ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंपनी की बात करते हैं, एलटीआई माइंड ट्री। और एलटीआई माइंड ट्री की अगर हम एक बार फाइनेंशियल देखें, तो फाइनेंशियल में सबसे पहले एक बार हम फिर से लेटेस्ट जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नंबर्स हैं वो देख लेते हैं। तो रेवेन्यू की अगर बात करें तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हाईएस्ट एवर है। उसके साथ में यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, दैट इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर, एंड नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर। अब यहाँ पर अगर बैलेंस शीट में एक बार आकर देखें, तो जो लोन इनके ऊपर 900 करोड़ का था वो कम होकर 354 करोड़ हो गया है। अपना पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है और जो इनकी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही हैं। सीडब्ल्यूआईपी में भी यहाँ पर 900 करोड़ की एसेट्स नजर आती हैं, यानी कि ये अपने आप को एक्सपेंशन में लेकर आ रहे हैं। तो सारी चीजें यहाँ पर इस हिसाब से अच्छी हैं। और अगर लॉन्ग टर्म का हम होराइजन देखने लगे कि लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने कैसा ग्रो किया, तो उसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, ना तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से और ना ही रेवेन्यू के हिसाब से। अब यहाँ पर अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखें, तो यहाँ एक अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न है जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर ये हमने कप ड्रॉ किया, उसके बाद में हमने यहाँ पर हैंडल ड्रॉ किया, और हैंडल ड्रॉ करने के बाद में हमने यहाँ पर ब्रेकआउट भी देखना है और ब्रेकआउट के साथ में ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी देखना है। तो ब्रेकआउट वाली कैंडल हमारी बन गई 5 सितंबर को, और जो इसका हाईएस्ट लेवल बना वहां पर हमने मार्क किया, और उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए ब्रेकआउट कंफर्म होने के लिए। तो ब्रेकआउट कंफर्म यहाँ भी हुआ, फिर उसके बाद भी हुआ, उसके बाद भी हुआ, तो ब्रेकआउट कंफर्म भी यहाँ पर क्लियरली हो चुका है। अब उसके बाद में रिट्रेस होकर आया, ये और अच्छी बात है। तो ये मैं हमेशा एक काफी अच्छा चार्ट पैटर्न लगता है जो बिजनेस वाइज अच्छा खासा सपोर्टिव हो, और उसके बाद में उस सेक्टर की अच्छी रेप्यूटेड कंपनी हो, और हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो, बैलेंस शीट ग्रो कर रही हो, टेक्निकल चार्ट पैटर्न में ब्रेकआउट आया हो, ब्रेकआउट कंफर्म हुआ हो, और उसके बाद में रिट्रेस होकर ब्रेकआउट लेवल पर आ गया हो, यानी कि ब्रेकआउट भी हो गया, कंफर्मेशन भी हो गई, और हमें महंगा भी नहीं खरीदना पड़ा, हमें फिर वापस से रिट्रेस होकर सस्ते प्राइस पर मिल भी रहा है।
अब इसमें जो टेक्निकल हमारा टारगेट निकल कर आता है, हमने मैक्सिमम डेप्थ को पिक किया और इसको प्लॉट करके हमने ऊपर इसको मेजर करके प्लॉट कर दिया ब्रेकआउट लेवल पर। तो हमारा टेक्निकल टारगेट निकल कर आया 6589 और करंट प्राइस से जो इसमें उछाल निकल कर आता है वो 23% का हमारा निकल कर आता है, 22.9% का। सो दिस इज वन कंपनी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। और मार्केट कैप भी इस कंपनी की कोई छोटी कंपनी नहीं है। दिस इज 1,58,000 करोड़ रुपीज ऑफ कंपनी और नेट प्रॉफिट भी मीन्स $500 million से ज्यादा है। तो यहाँ पर दूसरी कंपनी की हम बात करते हैं और ये है टाटा एलेक्सी। सो टाटा एलेक्सी अगेन अपने आप में अच्छी कंपनी है, 45,000 करोड़ रुपीस की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बैलेंस शीट की बात करने लगे तो फिक्स्ड एसेट्स लगातार ग्रो किया है, उसके बेस पर इन्होंने मींस रिजर्व लगातार ग्रो हुआ है। जो बोरोइंग है वो टोटल बोरोइंग जो टोटल नेटवर्थ है अपनी उसके कंपैरिजन में बहुत थोड़ा सा है, 10% से भी कम है। सो दिस इज ओके। और हम यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल्स देखते हैं, दिस इज द हाईएस्ट एवर। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर, उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाईएस्ट एवर एंड नेट प्रॉफिट इज आल्सो हाईएस्ट एवर। तो सारी चीजें अच्छी हैं। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का हम होराइजन देखें तो 34 करोड़ के नेट प्रॉफिट से बढ़ते हुए 750 करोड़ तक के नेट प्रॉफिट पर पहुंचना और सेल्स का 500 करोड़ से बढ़ते हुए 3200 करोड़ रुपीस पर पहुंचना। तो बिजनेस अगेन सेम बिजनेस, आईटी कंपनीज और आईटी में भी अपनी स्पेशलाइजेशन है इनकी। और उसके साथ में बैलेंस शीट का एक लास्ट 10 इयर्स का अच्छा खासा ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड होना और लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स बेस्ट एवर होना। तो बिजनेस के हिसाब से भी अच्छा है और फाइनेंशियल्स के हिसाब से भी सुपर्ब है। अब साथ में जो इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न की हम बात करते हैं तो टेक्निकली हम इसमें पैटर्न देखते हैं कि इसमें भी सेम इसी तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न बना। और जो कप विद हैंडल पैटर्न है मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, दिस इज द कप, दिस इज द हैंडल। और कप विद हैंडल पैटर्न के बाद में हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट हमारा इस कैंडल से हो गया, दैट इज ऑन 25 ऑफ मई। और ब्रेकआउट वाली कैंडल का जो हाईएस्ट प्राइस था हमने उसका मार्क किया उसको और उसके ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म होना चाहिए। तो ब्रेकआउट कंफर्म हमारा नेक्स्ट डे को ही हो गया। उसके साथ में ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में अगेन रिट्रेसमेंट हुई। ये रिट्रेसमेंट हुई क्यों है? एक्चुअल में पिछले एक महीने से मार्केट में रिट्रेसमेंट ही है, मार्केट ऊपर नहीं गई है। और ऐसा अक्सर होता है और ये अच्छी बात है। ब्रेकआउट हो जाए मीन चार्ट पैटर्न बन जाए, ब्रेकआउट हो जाए, कंफर्म हो जाए और वापस रिट्रेसमेंट होकर यहाँ पर सस्ता भी मिल जाए। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। अगेन ये सेम प्राइस पर अवेलेबल है। अब इसका भी हम एक बार मेजरमेंट करते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल गेन है। सो 1475 पॉइंट्स का पोटेंशियल गेन नजर आता है। और करंट प्राइस से अगर हम देखें तो अगेन इसमें भी 20% का 21% का पोटेंशियल गेन है, 20% का यहाँ पर पोटेंशियल गेन है। सो दिस वाज द सेकंड कंपनी बेस्ड ऑन द सेम पैरामीटर्स। यहाँ पर थर्ड हम कंपनी की बात करते हैं, विप्रो। विप्रो थोड़ा सा मैंने अक्सर देखा है कि जब बाकी कंपनीज चल चुकी होती हैं उसके बाद इसका चलना शुरू होता है। इसमें भी हम सेम सारे पैरामीटर्स देखते हैं एक बार को। तो बोरोइंग पिछले एक साल में बिल्कुल नहीं बढ़ी है, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गई है। तो जब बोरोइंग नहीं बढ़ी और फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गई हो तो उसका सिंपल सा इंपैक्ट है कि जो भी एक्सपेंशन है वो सारा का सारा अपने पैसे से हुआ है। और वो हम देख भी सकते हैं कि मार्च से जो 22 से मार्च 2023 के नंबर्स हैं वहां पर एक्सपेंशन है। लेटेस्ट क्वार्टरली मींस 12 मंथ्स के नंबर्स की अगर हम बात करें, ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नंबर की बात करें तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स होने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर इसलिए नहीं है क्योंकि मार्च 2022 के जो 12 मंथ्स थे तब इन्होंने इनकम टैक्स जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो भी बना था दैट वाज 19%, बट नाउ दिस इज मोर देन दैट। तो अक्सर 22% के आसपास रहता है। तो तब कुछ रीजन रहा होगा, इनको कुछ एडवांटेज मिला होगा। तो या फिर तब कम जमा हुआ, नेक्स्ट ईयर इन्होंने ज्यादा जमा कर दिया। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स के हिसाब से देखें तो बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है। और लास्ट 10 इयर्स की अगर हम बात करने लगे तो अगेन ग्रोइंग कंपनी है, लगातार ग्रो किया है रेवेन्यू वाइज भी एंड यहाँ पर नेट प्रॉफिट के हिसाब से भी। बैलेंस शीट में भी जो 26,000 करोड़ रुपीस का अपना फंड था वो बढ़कर 76,000 करोड़ हो गया है और एसेट्स भी इनकी लगातार बढ़ी हैं। तो सब तरीके से सेम पैरामीटर्स इसमें भी अपने फुलफिल होते हैं, मीट होते हैं। और यहाँ पर अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करने लगे तो विप्रो को हमने यहाँ पर ओपन किया और यहाँ पर हमारा एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहें, कप विद हैंडल पैटर्न कहें, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं, लगातार यहाँ पर एक पैटर्न बना है। सो
this is the left shoulder, this is one more shoulder, then this is the head, and this is right shoulder, and this is one more shoulder. और उसके बाद में हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट का होना, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि ब्रेकआउट हमारा हुआ दिस कैंडल, और ये कैंडल पर हमारा ब्रेकआउट हुआ, दैट इज 4 सितंबर। और 4 सितंबर को जो हाईएस्ट एवर लेवल बना, उसके बाद में ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी होना चाहिए। तो ब्रेकआउट कंफर्म हुआ हमारा ऑन 15 सितंबर, और उसके बाद में ये वापस से रिट्रेस हो गया। तो रिट्रेस होना अगेन जैसे मैंने पहले बताया अच्छी बात है। मैं वापस से रिपीट करूं अगर, तो चार्ट पैटर्न का बनना, ब्रेकआउट होना, ब्रेकआउट का कंफर्म होना, और उसके बाद में सेम लेवल पर आकर रिट्रेस होकर सेम लेवल पर आ जाना, यानी कि कंडीशंस भी मीट हो गई और हमें महंगा भी नहीं खरीदना पड़ रहा है। इस केस में यहाँ पर ऑलमोस्ट 17% का पोटेंशियल गेन नजर आता है, 15-16% का पोटेंशियल गेन है। तो ये तीन कंपनीज हैं इस तरीके से जो ये सारी कंडीशंस पूरी करती हैं, टाटा एलेक्सी और एलटीआई माइंडट्री एंड विप्रो। तो तीनों में सेम सिचुएशन है। और एक और बात, जब कभी भी किसी भी सेक्टर की फ्यू कंपनीज मींस कुछ कंपनीज एक साथ पैटर्न बनाए, एक साथ एक तरह की सब सिचुएशंस हों, तो उनके वहां पर सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि इंस्टीट्यूशंस को इस सेक्टर में आज की डेट में थोड़ा सा अच्छा पोटेंशियल नजर आता है, और वो पूरे ही सेक्टर को एक साथ बुके बनाकर बाइंग करने के मूड में है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीजों को अच्छा कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट आता है कि विवेक भाई इन तीनों में से कौन सा स्टॉक अच्छा चलेगा, क्योंकि अपने पास उतने पैसे नहीं है कि तीनों में पैसे लगाए जाएं। तो तीनों को एक स्टॉक मानकर चलो और इक्वली तीनों में लगा दो। मीन्स ये एक तरीका है, जब हमें समझना आए कि इन तीनों में से कौन सा अच्छा है, और तीनों अच्छे इक्वल नजर आते हैं, बट वी डोंट नो कि कौन सा पहले जाएगा और कौन सा बाद में जाएगा, तो ऐसे में तीनों में इक्वल लगा के उस तीनों को एक बुके बनाकर एक स्टॉक मान लिया जाए तो बेटर है, और वहां पर ज्यादा अच्छे तरीके से हम काम कर पाते हैं। अब सपोज हमारे पास 6% टोटल पोर्टफोलियो का पैसा है, तो 2% सपोज हमने इन तीनों में लगा दिया, एक स्टॉक मान लिया, 6% पैसा लग गया। इनमें से अब कौन सा स्टॉक पहले चलेगा हमें नहीं पता। सपोज इसमें से एलटीआई माइंडट्री पहले ऊपर चला गया, तो उसका टारगेट हिट हो गया। अब उसका टारगेट हिट होकर क्या करें, बाकी दोनों स्टॉक्स नहीं चले, सपोज नीचे ही रहे। अब इस 2% जो टारगेट हिट को होकर निकला, इनको दोनों में इक्वली डाल दो। अब इसमें से जो ऊपर चला गया, पहले टारगेट हिट हो गया और थर्ड वन नहीं चला, वहां से निकाल के उसमें बाकी भी पहले वाले में डाल दो। तो इस तरीके से हम तीनों का ही एडवांटेज ले पाएंगे। ये सिंपल सा एक तरीका होता है, जब समझ नहीं आए तो इक्वली बांट दो। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूंगा। आपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना भी है, इस फैमिली को बड़ा बनाना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।